हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। अभी आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी 22 से हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है और आज हमारी 12 नवंबर है और आज का पूरा दिन भी निकल चुका है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास 9 से 10 दिन का ही वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। अब लास्ट डे को तो हम काउंट ना करें तो अराउंड 8 से 9 दिन का ही यहाँ पर वक्त बचा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके तो 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और जिनके बन रहे हैं 60 प्लस, उन्होंने पहले भी जो एग्जामिनेशन दिए हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है, तो वो भी एग्जाम उनके निकले हुए हैं। आईबीपीएस क्लर्क पेंडिंग है, मुझे पता है रिजल्ट, लेकिन एसबीआई क्लर्क निकला होगा तो वो साथ में मेंस भी लेकर चल रहे हैं और 60 प्लस उनके आ रहे हैं, तो उनको कुछ करना ही नहीं है हार्ड एंड फास्ट। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना डेली बेसिस में मॉक करते रहना है। अब बात उन लोगों की जिनके मार्क्स 40-45 के अराउंड आ रहे हैं। देखो, अगर आपके मार्क्स मैं कहूं 30 से भी कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने स्टेट की एक बारी कट ऑफ चेक कर लो। अगर आपकी कट ऑफ 50, 52, 55 ऐसे नंबर पे जा रही है, क्योंकि सारे स्टेट की कट ऑफ प्रीलिम्स की अलग अलग जाती है, कुछ की बहुत कम जाती है, कुछ की अच्छी जाती है कट ऑफ, है ना। तो अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो जहां की कट ऑफ काफी कम है, फिर आपके 30 के आसपास आ रहे हैं, तो फिर आप तो 10-12 नंबर, 15 नंबर तो आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके 30 से भी बिलो मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आपके स्टेट की कट ऑफ 55 गई है, तो ये वाला तो आपका टाइम, मतलब 9 दिन 10 दिन में आप कोई भी करिश्मा तो नहीं कर पाओगे। और तो फिर आपको 2026 को ही टारगेट करना चाहिए। एक फाउंडेशन बैच लेकर आप 2026 की तरफ बढ़ जाएं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके जो मार्क्स हैं वो 40-45 के अराउंड आ रहे हैं, 38-37 ऐसे आ रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके जब वो स्टार्टिंग में मार्क्स दे रहे थे तब उनके 45 प्लस मार्क्स आ रहे थे, 48 भी आ जाते थे, लेकिन अब जो वो मार्क्स दे रहे हैं उनमें उनके मार्क्स तब से कम हो गए। अब चीजें उन्होंने नई नई सीखी ही होंगी, तो मार्क्स कैसे कम होते जा रहे हैं, है ना। 38 मार्क्स हो रहे हैं, 37 मार्क्स हो रहे हैं। तो इसका सबसे मैं बढ़िया आपको बताऊं जो रीजन है वो ये है कि जो आप स्टार्टिंग के मॉक्स लगाते हो वो किसी भी कंपनी के मॉक्स हो, उनका लेवल इजी होता है, धीरे धीरे मॉक्स का लेवल हाई होता जाता है और जैसे जैसे मॉक्स का लेवल हाई हो जाता है तो आपके मार्क्स उस हिसाब से कम होने लगते हैं। दूसरी चीज, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के भी मॉक्स लगाते हो। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा कि कौन सा मॉक अच्छा है कौन सा बेकार, सारे ही मॉक्स अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सा वाला मॉक लगाया, किस कंपनी का। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके मॉक्स आपके इजी होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एग्जाम से काफी अपर लेवल का अपना मॉक सेट करते हैं, ठीक है, तो उनमें आपके मार्क्स किए जाते हैं, इस वाले में आपके बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा परसेंटाइल पे खेला करो, ठीक। आप हमेशा कोशिश ये करो कि आपका जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस परसेंटाइल आपका होना चाहिए और एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस होनी चाहिए। अब बात ये होगी कि सर ये तो चीज हो ही नहीं पा रही है, हम इसमें से पहले किस पे ध्यान दें? तो सबसे पहले दोस्त आप ध्यान दे सकते हो एक्यूरेसी पे, क्योंकि ये आपके हाथ में है। एक्यूरेसी कैसे पता चलती है? एक्यूरेसी मतलब ये होता है कि आपने कितने परसेंट क्वेश्चंस को सही किया है। जैसे मान लो आपने 40 क्वेश्चंस को किया और 40 में से 5 क्वेश्चन ही गलत कर दिए, तो क्या ही मतलब है? इससे अच्छा तो आप 38 क्वेश्चन ही कर लेते, तो आपके मार्क्स ज्यादा होते, है ना। तो सबसे पहले एक्यूरेसी क्या क्या मतलब है? एक्यूरेसी मतलब कि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पर आपको तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी को बैलेंस करना है और इसको 95% प्लस ले जाना है। और ये करने में मुझे नहीं लगता 1 से 2 मॉक से ज्यादा आपको टाइम लगना है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस सही क्वेश्चन करना है जिसमें हम पूरी तरह से श्योर हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को मार्क करना है बस। तो ये तो आसानी से हो जाएगा और आप देखेंगे जैसे ही आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपका परसेंटाइल जितना भी था उससे थोड़ा सा तो अप हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग होने ही नहीं दे रहे हो, है ना। अब उसके बाद बात आती है कि सर परसेंटाइल कैसे बढ़ेगा। परसेंटाइल के लिए हम अभी बात करेंगे, लेकिन परसेंटाइल मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके मार्क्स से आपको अपने आप को आप जज नहीं कर सकते कि मेरे मार्क्स इतने आ गए सर, अब मेरे मार्क्स इतने आ रहे। आप परसेंटाइल देखिए कि जो भी एग्जाम है वो सारे बच्चों ने दिया है,
जिसने वो वाला दिया था इजी वाला उसने भी ये दिया है, जिसने हार्ड वाला दिया था उसने भी दिया है। परसेंटाइल की एक खास बात ये होती है कि परसेंटाइल हमेशा जो टॉपर होता है उसका उसके रिस्पेक्ट में हमेशा काउंट किया जाता है, ना कि टोटल मार्क्स में। तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा बन रहा है तो आप ये मान के चलिए आपके मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं तो भी ये चलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि कोई आप ऐसी कंपनी का मॉक लगा रहे हैं जिसका मॉक ही 10 12 15 लोग 20 लोग दे रहे हैं, बिल्कुल नई कंपनी है, उसका मॉक लगा के हम कह रहे हैं सर हमारा तो 95 प्लस आ रहा है, ऐसा भी। जो भी सारे लोग जानते हैं कौन से मॉक्स देने हैं कौन से नहीं देने हैं। अगर आप उस कंपनी का लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से यहां पर 90% प्लस अगर बना लेते हैं तो आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तो मान के चलिए आप अच्छा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं मॉक एनालिसिस की। आधे से ज्यादा मैं कहूंगा 90% बच्चों को यही नहीं पता कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। उन्हें बस ये पता है कि मॉक्स हम देंगे और मॉक का एनालिसिस किया जाता है। सारे टीचर्स यही बताते हैं मॉक दो उसका एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करना कैसे है? तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, या जब भी मैं मीटिंग्स करता हूं मेरी बातें होती है तो वो बच्चे कहते हैं सर हम मॉक देते हैं, मॉक दे लेते हैं। मॉक में मान लीजिए जैसे मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में जैसे 40 क्वेश्चन है तो जो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए वो तो ठीक है, वो तो हमने कर ही लिए हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं हम उनका एनालिसिस करने लगते हैं। ऐसे ही सारे लोग एनालिसिस करते होंगे आई थिंक, है ना। ये एनालिसिस का फंडा बिल्कुल गलत है, कभी भी एनालिसिस ऐसे किया ही नहीं जाता। आप मेरी बात को समझो, आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप हर बार वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे। 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में टॉपिक्स तो वही अटेम्प्ट कर रहे होगे, वही आप स्पीड मैथ सबसे पहले कर रहे होगे, एक डीआई उठा रहे होगे, कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो टॉपिक है वही उठा रहे होगे, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, जो इजी टॉपिक्स हैं वो आप वही उठाते होगे। मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट उठाते हो तो आप कहते हो कि सर एक बार के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन एंड ऑल देखता हूं तो मैं उसे स्किप कर देता हूं। भाई जब आप वो क्वेश्चंस स्किप ही कर रहे हो और वो क्वेश्चन छोड़ ही रहे हो तो बार बार आप छूटे हुए क्वेश्चंस का ही एनालिसिस क्यों कर रहे हो? आपकी यहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन के लिए तो ऐसा है कि आपको अगर 20 मिनट की जगह 40-50 मिनट का वक्त दे दिया जाए तो आप ये क्वेश्चंस भी कर लोगे। तो क्वेश्चन नहीं आना तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि सर जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनमें ही स्पीड नहीं आ रही है, क्योंकि वही तो आपको आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इन क्वेश्चन के एनालिसिस क्यों कर रहे हो भाई? आपको एनालिसिस करना है किन क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस आपने एग्जामिनेशन में या जो क्वेश्चंस आपने मॉक्स में किए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। करने के बाद भी ठीक है, आपने एक बार दे दिया एग्जाम, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है और आपको यह देखना है कि आप किस क्वेश्चन को आपने किया है, उस क्वेश्चन को आप और भी कैसे कर सकते थे, आप उस क्वेश्चन में कैसे और अपना टाइम बचा सकते थे, 2 3 4 सेकंड का और कैसे टाइम बच सकता था। जो भी मैंने सिंप्लीफिकेशन का या मैंने अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन उठाया, जिसको मैंने काफी चीजें लिख लिख के की, कोई ऐसा स्टेप है क्या जिसको मैं ओरल कर सकता था अपने दिमाग में? जो मैंने अर्थमेटिक का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का उठाया, जिसको मैंने बेसिक से सॉल्व किया, क्या मैं इसमें कोई दूसरा फंडा भी लगा सकता था? क्योंकि जनरली ये होता है, हम चाहे कितनी भी ट्रिक्स सीख लें, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेसिक आता है, क्योंकि वो टाइमर चलता रहता है। लेकिन बाद में अगर आप इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और आप उन्हीं मेथड्स से यूज करते हैं जो मेथड्स आपको बताए जाते हैं, जिनसे आपका टाइम बचता है, आप जैसे ही 2 से 3 बार ये काम करते हैं तो चौथी बार से वो मॉक में भी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो हमेशा इनका एनालिसिस करना है कि इनमें मैं 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड कैसे बचा सकता हूं, जिससे मेरे जो 20 मिनट है उसमें 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का वक्त मैं और निकाल पाऊं और उन 3-4 मिनट से मैं इसमें से क्वेश्चंस को चोरी कर पाऊं और इसमें से क्वेश्चंस को बना पाऊं। क्लियर हो रही बात? यही आपको करना है क्वांट्स में और यही आपको करना है सेम टू सेम रीजनिंग में। ठीक है, क्वांट्स में कैसलेट डीआई है, आपको पता है छोड़नी है, आप छोड़ दो, है ना। लेकिन आपको यह भी देखना है कि भाई हमारे जो 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उन 40 क्वेश्चंस में आपको पता है ना स्पीड मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में ही होना चाहिए। पजल्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। डीआई मेरे पास 3 आ रही, मेरे दिमाग में होना चाहिए कि 3 डीआई मिलेंगी जिसमें एक कैसलेट होने वाली जिसे मुझे छोड़ना है, 2 डीआई में एक बिल्कुल सिंपल होगी जिसको मुझे सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने भाई स्पीड मैथ्स कर लिया सर,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे जो जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एक एक बार आंखों के सामने आ रहे थे वो क्वेश्चंस मैंने सारे कर लिए। मैंने उसमें से एक डीआई बना ली। फिर अगर मुझे कोई अर्थमेटिक का दूसरा क्वेश्चन मिल रहा था तो मैंने कर लिया, नहीं तो फिर मैंने दूसरी डीआई की तरफ चला गया। अब जिस डीआई में वो कैलकुलेशन पूरी मांग रहा था वो मैंने क्वेश्चन छोड़ के, जरूरी थोड़ी है डीआई के पांचों क्वेश्चन करने। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, डीआई में 5 में से 4 कर लीजिए, है ना। डॉक्टर ने थोड़ी कहा है पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करना है आपको। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चंस आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के मिल जाते हैं। अब क्वांटिटी कंपैरिजन में भी आपको देखना है कि आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 2 क्वांटिटीज गिवन है ना। अब होता क्या है इसमें भी कि कभी कभी वो दोनों में ही आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा दोनों से वैल्यू निकालो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो मेरे दोस्त होता है कि वो क्वांटिटी 1 में तो आपको दे देता है स्टेटमेंट, लेकिन क्वांटिटी 2 में वो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है। तो जब वो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है तो वो आपसे करवा ही क्या रहा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो सॉल्व करवा रहा है। तो ये भी तो एज अ अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन हमें एक फोबिया होता है कि हमने जैसे ही क्वांटिटी कंपैरिजन देखा, वो भले ही बहुत छोटा हो, भले ही बहुत इजी हो, बट हम छोड़ देते हैं क्योंकि क्वांटिटी कंपैरिजन है। हमारे दिमाग की वो साइकोलॉजी है कि यहां पर हमें 2-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, भले ही वहां पर दूसरे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एनालिसिस करना जो मैं बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है। अब बचे हुए दिनों में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है भाई, देखो डेली के डेली तुम्हें एक मॉक तो देना ही है, चाहे कोई कितना भी मना करे, तुम्हें डेली एक मॉक देना है शांत जगह में बैठकर। और उस मॉक को देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस का जो आपने किए हैं कि मैं इसको और जल्दी कैसे बना सकता हूं, और बाद में उन क्वेश्चंस को भी देख लेना है जिन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कर सकते हो। ऐसा आपको लग रहा है कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठा के कर सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, आप सारे लोग YouTube में किसी ना किसी टीचर से तो पढ़ते ही होंगे, चाहे मैं क्वांट्स की बात करूं चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं। अगर आप उन्हीं टीचर से बहुत दिनों से पढ़ रहे हो और उसके बाद भी YouTube में पढ़ने के बाद आपके फाउंडेशन, आपको लगता है आपका फाउंडेशन क्लियर है, YouTube में उनसे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि कोई सेंस नहीं बनता फिर पढ़ने का, है ना। क्योंकि आपका अगर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आप डेली डेली यूट्यूब पे क्लासेस लगा रहे हो और आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या ही सेंस है, कैसे ही हम फिर अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर पा रहे हैं। क्योंकि वो अप्रोच जो सर सिखा रहे हैं, वो अप्रोच जिससे सर सॉल्व कर रहे हैं, उसको अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो और उसको अप्लाई करने के बाद भी अगर आपसे चीजें नहीं बन रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कुछ दिन आप इधर उधर भी थोड़ा सा घूमा करो, देखा करो कि और जगह क्या चल रहा है, और जगह किस क्लास से मैं कितना कर सकता हूं। ऑलराइट, तो आपको डेली बेसिस में एक क्लास क्वांट की और एक क्लास रीजनिंग की भी करनी चाहिए, लेकिन उन्हीं टीचर। और अगर आपको लगता है नहीं हम सही जगह पे पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो कभी टीचर का साथ छोड़ना ही नहीं है, आप एक में ही स्टक रह के करो। लेकिन आपका पर डे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पहले भी इतने ही मार्क्स में स्टक था, अभी भी मैं इतने ही मार्क्स में स्टक हूं, मुझमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा, बट मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं, है ना। तो ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, बाकी आपका मन आप जानो, ठीक है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं आपको अप्रोच, है ना। आप एक क्वांट एक रीजनिंग की क्लास करें, और जो भी क्वांट एंड रीजनिंग में आपको अप्रोचेस बताई जा रही हैं उनको आप मैच करो टीचर से, कि आप टीचर की अप्रोच लगा पा रहे हो या नहीं। अगर आप लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वही अप्रोचेस मॉक्स में भी लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो अप्रोचेस आपकी डिफरेंट बैठ रही हैं, उन अप्रोचेस को आप अपना समझने और करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहां से आप जब डेली डेली एक एक क्लास करोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो पर डे मॉक में हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आता है, तो आपको 7 से 8 हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। और बहुत सारे तो बहुत अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं बनते हैं, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसी में ही सारा का सारा इधर उधर होता रहता है। तो ये चीजें आपसे होने लगेंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर आप उंगलियों के थ्रू करते हो तो थोड़ा सा कोशिश करो कि थोड़ा सा जितना आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतना आप करो, और उनको थोड़ा सा विदाउट पेन और कॉपी के थ्रू करो। कभी कभी सीरीज में आप देखोगे, मॉक में देखोगे, बहुत गंदी सी सीरीज आ जाएगी जिसमें बहुत गंदे लॉजिक्स होते हैं। आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का उठा के देख लो, कोई भी कभी भी ऐसी सीरीज नहीं आती जिसमें सारे के सारे जो भी लॉजिक्स लग रहे हैं वो बहुत अटपटे आए हों, सारे वही के वही सेम टू सेम लॉजिक होते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
फिर भी मैं कहूंगा अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है तो आप रात में 5 मिनट का वक्त अपने आप को दीजिए, ठीक है। आप ये काम करके देखिएगा, आप देखेंगे आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। आप अपने आप को 5 मिनट का वक्त दीजिए, आपको अपना स्टैंडर्ड पता है, आपको अपना सब कुछ पता है। आप नॉर्मल नॉर्मल चीजों को ऐड करना जोड़िए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, 80 + 27 ऐड कर लीजिए, 40 + 13 ऐड कर लीजिए, ऐसे आप कुछ ऐड कीजिए। कैलकुलेटर बगल में रखिए, उससे देख लीजिए सही हो रहा है कि नहीं। फिर आप उनको थोड़ा लेवल बढ़ाइए, 42 + 19 ऐड कर लीजिए, 73 + 14 ऐड कर लीजिए। ऐसे ऐसे आप जब चीजों को ऐड करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि हम जनरली तो ये ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में कर रहे होते हैं तब हम खुद पे बिलीव नहीं कर पाते कि ये चीज जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ऐसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। जैसे जैसे आप प्लस का सीख पा रहे हैं उसके बाद आप माइनस पे भी काम करिए, माइनस को भी सीखिए। और अगर आप डेली डेली 5-5 मिनट तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उसमें आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता तो प्रॉब्लम होती है। मॉक टेस्ट जब भी दें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जब हम पीओ का भी दे रहे होते तो हम तो क्वेश्चंस को लाइन से करते हैं। मैं कहूंगा लाइन से मत करो। लाइन से करने से प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैं क्वांट्स की बात करूं, 40 क्वेश्चन है, साइड में दिखते हैं, 5 मिनट का टाइम निकल गया, आप अर्थमेटिक या डीआई में लगे हुए हो, आपने 5 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही चलाए हैं। आप देख रहे हो आपके पास 15 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 ही आपके ग्रीन 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 दिख रहे हैं बस। बाकी सारे के सारे आपके या तो रेड दिख रहे हैं या तो अनअटेम्प्टेड दिख रहे हैं। तो इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है और हम चीजों को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। इसकी जगह अगर हम ऐसा करें कि हमने पहले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए, अब हम देख रहे हैं 5 मिनट में हमने 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर लिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 15 मुझे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। तो फिर आप जब आगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को भी करते हो तो क्योंकि आपके अंदर प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो आपसे चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, तो यही चीजें आप 2 से 3 दिन, मैं कहूंगा आप 2 से 3 दिन अपने अंदर अप्लाई करके देखिए और इसी वीडियो में आके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ऑलराइट, यही काम आपको डेली डेली कर लेना है। बाकी अगर क्वांट्स में स्पीड नहीं आ रही है तो आप 4 PM मेरा सेशन होता है, आप मेरे कहने से सिर्फ एक बार, ओनली 1 टाइम, एक बार आप मेरे सेशन में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा स्पीड लाते कैसे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनल कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, भले ही आप करियर विल बाय बैंकर्स गन बाय करियर विल के स्टूडेंट नहीं है, बट आप स्टिल आप चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कैलकुलेटर आर्मी, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना और इसमें मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आपको जो भी पूछना है वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।